Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are doing our mastering single best answer questions for the part 2 MRCOG examination. और अब हम गो थ्रू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसको हम देख लेते हैं, MCQs को भी और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है उनको भी देख लेते हैं। एंड द चैप्टर इज़ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज़। इसमें से भी बहुत MCQs आते हैं एग्ज़ाम में और हर तरह से आते हैं, मैनेजमेंट से भी आते हैं, इंसिडेंट से भी आते हैं, रिस्क की जो रेशो होती है या अक्रंस जो भी, उससे भी बहुत आते हैं। Okay. Question number 1. 31-year-old woman who was infertile for 3 years is now pregnant on in vitro fertilization. What is the risk of occurrence of vasa previa during the current pregnancy? तो इसमें जो है एक बैकग्राउंड नॉलेज ही आपकी असेस हो रही है कि आपको इंसिडेंस पता होगा तो आप एंटिसिपेट करेंगे उस कॉम्प्लिकेशन को और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। तो IVF में वो ये कहते हैं कि वैसा प्रीविया का जो इंसिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ 1 in 300. The reported incidence of vasa previa is 1 in 2000 to 1 in 6000 एक नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ में, लेकिन IVF में 1 in 300 हो जाता है। और हमें पता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वाजा प्रीविया के, दे आर प्लेसेंटल एनॉमलीज सच एज बायलोब प्लेसेंटा या सेक्सेंचुरेट लोब होता है, वेयर द फीटल वेसल्स रन थ्रू द मेम्ब्रेन्स जॉइनिंग द सेपरेट लोब्स टुगेदर। और लो लाइंग प्लेसेंटा की अगर हिस्ट्री हो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन मल्टीपल प्रेगनेंसी में, इन सब में हमें जो है ये दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द वाजा प्रीविया। Okay. Question number 2 is a 35-year-old woman achieved her second pregnancy after IVF. What is her increased risk of developing placenta previa compared to her first naturally conceived pregnancy? अब इसमें उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है और उन्होंने IVF के थ्रू कंसीव किया है। तो ये अब हम सोच रहे हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी क्यों इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी IVF के थ्रू कंसीव की हो या सेकेंड प्रेगनेंसी IVF के थ्रू कंसीव की हो तो प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क जो है वो अभी जिस इट वाज हर सेकंड प्रेगनेंसी तो वो 3 फोल्ड है। अदरवाइज़ जो अगर उन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही IVF के थ्रू कंसेप्शन की होती तो उसका फोल्ड जो है वो 6 फोल्ड हायर हो जाता है रिस्क फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया कंपेयर टू द नेचुरली अकरिंग प्रेगनेंसीज। And question number 3, a 27-year-old Asian woman in her first pregnancy is known to have thalassemia major. She's 28 weeks pregnant. She comes to the emergency department with shortness of breath that has rapidly deteriorated. Despite resuscitation, she died within 20 minutes. What is the most likely cause of death? ये भी हमारे एग्जाम में एक दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एंड द कॉज ऑफ डेथ इज़ द कार्डिक फेलियर। कार्डिक फेलियर की जो रीज़न होती है वो यही होती है कि आयरन ओवरलोड में होते हैं ये पेशेंट्स और मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से। तो 50% ऑफ द जो है कॉजेज ऑफ डेथ जो है दैट इज़ कार्डिक फेलियर इन थैलेसीमिया केसेस। ऑल वीमेन शुड बी असेस्ड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट विद एक्सपर्टीज इन द थैलेसीमिया एंड और आयरन ओवरलोड प्रायर टू एम्बार्किंग ऑन अ प्रेगनेंसी। वो ये कहते हैं कि आयरन चिलेशन करके आयरन ओवरलोड को कम करके आप जो है उनको प्रेगनेंसी प्री कंसेप्शन में ही मैनेज करके ही उनको प्रेगनेंसी जो है वो प्लान कराएं। लेकिन हमारी प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो कहाँ प्लान होती हैं, इसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही पेशेंट आती हैं। तो ये हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और इसमें हमने देखना कैसे होता है इनका इकोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ECG करवानी होती है हमने और T2 कार्डिक MRI भी कराना होता है। उसमें हमें फिर सारा इनका कार्डियक फंक्शन पता चल जाता है और थैलेसीमिया के पेशेंट को मैनेज करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट का एक जो है हमें इनपुट काफ़ी चाहिए होता है इनको, ताकि हम अच्छे से मैनेज कर सकें और कॉम्प्लिकेशंस ना हों। Question number 4. A 19-year-old woman in her first pregnancy presents to the emergency department with sudden breathlessness. On examination, her lips are swollen and her pulse is 110 beats per minute and her blood pressure is 160. Chest examination showed generalized diminished air entry. तो ये एक जो हमारे पास सिनारियो उन्होंने बनाया एनाफिलेक्सिस का बनाया है एंड द पेशेंट डिनाइज एनी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, व्हाट वुड बी द बेस्ट इमीडिएट एक्शन। तो हमने जो फर्स्ट इमीडिएट एक्शन है ना दैट इज़ एड्रीनलिन। एड्रीनलिन तो हमें चलें याद रह जाता है, लेकिन इसमें ना डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने रूट जो है हमेशा इंट्रामस्कुलर ही देना है, वो ये कहते हैं। और डोज जो है वो वैसे 500 जो है माइक्रोग्राम होती है डोज, विच इज़ 0.5 ml इन 1 in 1000 एड्रीनलिन इंट्रामस्कुलरली, जो कि हम 5 मिनट के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही ऑप्ट करना है। और अगर IV देना है तो डोज बहुत जो है वो कम हो जाती है, 500 की जगह जस्ट 50 माइक्रोग्राम हो जाती है बोलस। 0.5 ml ऑफ 1 in 10,000 सॉल्यूशन। और इसमें जो है हमें थोड़ा सा एनाफाइलेक्सिस के भी देख लेना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQ ज़रूर आता है एग्जाम में। लाइफ थ्रेटनिंग जनरलाइज सिस्टेमिक
hypertensive reaction resulting in respiratory, cutaneous or circulatory changes, and इसका incidence जो है that is 3 in 1000 to 10 in 1000 with the mortality rate of around 1%. और जो हम साथ में adjuvant therapy देते हैं that is chlorpheniramine 10 mg and hydrocortisone just 200 mg given intramuscularly or by slow intravenous infusion. वो ये कहते हैं कि जो अगर IV adrenaline आप देना चाहते हैं तो आप जो है वो बहुत ही कोई expert person ही दे और बहुत slow दे, अदरवाइज वैसे रूटीन में इंट्रामस्कुलर ही देना है आपने एड्रीनालीन भी. Question number 5. A 35-year-old primary gravida, pregnant at 32 weeks, presents to the emergency department with severe vaginal bleeding. She collapses and is unresponsive. Cardiopulmonary resuscitation has been started, but there is no response for 4 minutes. Which of the following is the most appropriate course of action? अब इसमें वो यही पूछना चाह रहे हैं कि आप पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे. CPR स्टार्ट हो गया है और 4 मिनट्स गुजर गए हैं, तो ये हमारा हिंट है कि हमने जो है उनका पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन कर देना है और वो भी वहीं पे करना होता है विदाउट एनी इंटरप्शन टू एडमिनिस्टर CPR. इसमें अगर वो ये कहते हैं रूल यही है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बियॉन्ड 20 वीक्स जेस्टेशन और प्रेगनेंसी है और पेशेंट जो है वो उनका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हुए 4 मिनट हो गए हैं, तो आपने पेरीमोर्टम सिजेरियन कर देना है आफ्टर 4 मिनट्स एंड विद इन 5th मिनट. तो ये 1 मिनट का ही वो कहते हैं कि आप डिलीवरी प्लान कर लें और जो है इट इज़ टू हेल्प इन द रिससिटेशन ऑफ द मदर. मटर्नल बेनिफिट में किया जाता है, फीटल के सर्वाइवल को हमने जो है वो नहीं देखना होता, क्योंकि वो कहते हैं कार्डिक आउटपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है जैसे ही बेबी डिलीवर होता है. Question number 6. A 24-year-old woman in her 5th pregnancy has delivered normally 20 minutes previously. She had active management of 3rd stage. The midwife noticed severe vaginal bleeding just after the placental birth and the uterus was lax. The blood loss was estimated as 1500 ml. After the emergency call, the anesthetist arrived and is controlling her AOA. Her has inserted 2 wide bore cannulas and is running a crystalloid rapidly and has requested cross matched blood. What is your next step? आपने जो है आपको पता है हमारी फर्स्ट लाइन जो resuscitative measures हैं वो यही है कि we empty the bladder and we do the uterine massage और we do the bimanual compression. तो इसमें यही ऑप्शन था, बायमैनुअल यूट्राइन मसाज, तो हमारा यही ऑप्शन है. यूट्राइन एटोनी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज. सिंपल मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल मेजर्स ऑफ रबिंग अप द फंडस, बायमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन एंड एम्प्टिंग द ब्लैडर टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट टाइम ऑनर्ड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ PPH. और एक बहुत ही MCQ मशहूर हुआ था कि एक बहुत ही पेरिफरी में कोई मदर आ गई हैं एक दिन की डिलीवरी के साथ, बेबी को भी साथ लाई हैं एंड शी इज़ इन PPH एंड यू डोंट हैव एनी मेडिसिन. तो आप क्या कराएंगे? तो आप बेबी को जो है वो लेक्टेट कराएंगे, मदर को कहेंगे, तो लेक्टेशन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो दैट विल कॉन्ट्रैक्ट हर यूट्रस एंड दैट विल स्टॉप द ब्लीडिंग. एंड क्वेश्चन नंबर 7. A 33-year-old woman in her 5th pregnancy has delivered a living baby of 4 kg by the midwife. Upon delivery of the placenta, there was excessive blood loss and the midwife feels a lump in the vagina. You arrived and diagnosed an acute uterine inversion. She is vitally stable and you are attempting to reverse the position of the uterus, but the cervix is tightly contracted, preventing the fundus of the uterus from being repositioned. अब इसमें जो है व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि उन्होंने मैनुअल रिप्लेसमेंट करने की कोशिश कर ली है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा ओसुलिमॉन मेथड होता है. इसमें हम जो है वो एग्जामिनेशन एंड एनेस्थीसिया करके एंड हाइड्रोस्टैटिक रिप्लेसमेंट करते हैं द थिएटर. अब यही MCQ जो है ना वो एग्जैक्ट आया हुआ होता है यूट्राइन इन्वर्जन का, और हम कहते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस तो होता ही नहीं है यूट्राइन इन्वर्जन में, लेकिन क्योंकि यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन उठाया हुआ होता है तो फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस भी होता है. ठीक है. Acute uterine inversion is rare and unpredictable obstetric emergency. Once diagnosed, manual uterine replacement should be attempted promptly. If it fails, she should be transferred to the operating room, and then we exclude the rupture of the uterus, after which the hydrostatic method should be considered. इसमें बहुत सारे MCQs आ जाते हैं कि क्या यूज़ करते हैं, वार्म स्टेराइल वाटर या आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इंस्टिल करते हैं रैपिडली इनटू द वजाइना. और अगर हमने सील करना हो एंट्राइटिस को तो हम सेलास्टिक वेंट्यूज कब भी यूज़ करते हैं, ये भी MCQ आ जाता है. उस मेथड का नाम ओसुलिवान मेथड है, वो भी आ जाता है कि उसके उस नाम से लिखा होता है, हाइड्रोस्टैटिक रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ होता, तो हमें क्लिक ही नहीं करता वो. और हाइट कितनी होनी चाहिए? वो 100 to 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए अबव द लेवल ऑफ द वजाइना, ताकि वो वाटर जो है वो स्पीड से जो है इन सुफलेट करे वजाइना को और यूट्रस हमारी रिप्लेस हो जाए वापस अपनी पोजीशन पे. Question number 8. A 33-year-old woman presents to the emergency department on day 5 after a cesarean birth with a disturbed level of consciousness, pulse of 120 beats per minute, respiratory rate 26 minutes per minute, and BP of 90/50. There was no bleeding
And on assessment, the multidisciplinary team decided to draw blood for cultures and lactate and start intravenous antibiotic, intravenous fluids and assisted ventilation. What is the suitable level of care? अगर पेशेंट को assisted ventilation चाहिए होती है तो वो level 3 होता है. इसमें 0, 1 and 2 and 3 होता है. 0, 1 आपका जस्ट हॉस्पिटल एडमिशन होता है. लेवल 1 में आप कुछ ना कुछ पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और कोई ना कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ इनपुट चाहिए होती है हमें. लेवल 2 हमारा HDO लेवल होता है, जिसमें कोई मेजर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी जो है वो पेशेंट को उसको एड्रेस करना होता है, दैट इज़ HDO. और लेवल 3 ICU होता है हमारे, जहाँ पे हम वेंटिलेटरी सपोर्ट भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. Question number 9. A 25-year-old healthy woman has a normal labor and a spontaneous delivery of the fetal head. On expulsion of the head remains tightly applied to the vulva. The midwife activated the emergency buzzer and declared that there is a shoulder dystocia. You attended immediately. How will you confirm your diagnosis? उन्होंने सिंपल शोल्डर डिस्टोशिया का ही सिनेरियो बनाया हुआ है, तो उसमें हमने सबसे पहले कंफर्म ही करना होता है डायग्नोसिस. हमने पेशेंट को ये कहना होता है कि आप पुश करना रोक दें और हम एक्सियल ट्रैक्शन में जो है वो माइल्ड ट्रैक्शन देते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस. एक्सियल ट्रैक्शन क्या होती है? दैट इज़ द इन द लाइन विद द फीटल स्पाइन ट्रैक्शन विदाउट लेटरल डेविएशन. जो हम शोल्डर्स को तो हम डिलीवर करने के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ रूटीन ट्रैक्शन. और उसके अलावा हमने जो हमें पता है कि कौन कौन से साइंस होते हैं शोल्डर डिस्टोशिया के, उसमें यही होता है कि हेड अप्लाइड टाइटली टू द वल्वा एंड इवन रिट्रैक्टिंग, जिसको हम टर्टल नेक साइन कहते हैं, कि वो कछुए की तरह सर अंदर बाहर हो रहा होता है बेबी का. एंड फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द फीटल हेड, कि वो बेबी का जो 1/8 डिग्री रोटेट होना होता है फीटल हेड, वो नहीं होता क्योंकि पीछे से शोल्डर स्टक हुए हुए होते हैं और शोल्डर्स डिसेंड भी नहीं होते. तो फिर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि इट इज़ शोल्डर डिस्टोशिया. Question number 10. A 24-year-old woman with 3 previous cesarean deliveries comes to the antenatal clinic at 32 weeks of gestation with confirmed diagnosis of placenta previa with no evidence of morbid adherence. However, the Doppler scan showed there is a vasa previa. What is your plan of care? अब उसमें वो यही पूछना चाह रहे हैं कि तो प्रीवियस 3 हैं, उनका डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन तो होना ही है, लेकिन वैसा प्रीविया की वजह से हमने उनको जो है कब डिलीवर करना है तब उसकी वजह से हमने उनको 37 वीक्स पे डिलीवर कर देना है. अब वो यही बात है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग in the presence of confirmed vasa previa, elective cesarean section should be carried out between 35 and 37 weeks. The umbilical cord is clamped as soon as possible after the delivery. यही दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. वाजा प्रीविया में V है और V स्टैंड्स फॉर 5 इन रोमन नंबर. तो मैं इस तरह से याद रखती थी कि 35 to 37 में हमने वाजा प्रीविया को डिलीवर ज़रूर करवा देना है. Question number 11. A 24-year-old woman in her 3rd pregnancy with 2 previous uneventful full-term vaginal deliveries presents to the emergency department at 37 weeks of gestation with nausea, occasional vomiting, severe pain in the right iliac region. She is generally unwell. On examination, she was normotensive and with a pulse of 100 and temperature of 37.8. Her abdomen showed localized rigidity and tenderness in the right iliac region. Ultrasound scan showed enlarged non-compressible appendix. The general surgeon decided to do an appendectomy and ask your advice regarding the need to deliver. What will be your advice to him? 37 वीक्स पे है, हम बहुत टेम्प्टेड होते हैं कि डिलीवरी भी कर दें, लेकिन नहीं, जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को फॉलो करना है हमने, और हमने 40 वीक्स तक पेशेंट को लेके जाना ही जाना है. स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर का वेट ही करना है, तो जस्ट उनको ये कहेंगे डू अपेंडिसेक्टमी एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर. अनलेस कोई सिजेरियन सेक्शन जो है तभी कंसिडर करते हैं हम जब क्रिटिकली इल विमेन हो ओवर 37 वीक्स से एंड देयर इज़ ए कमिटेड ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन. तो इनमें कोई भी ये वाली बात नहीं है, ना वो क्रिटिकली इल हैं और ना ही कोई इंडिकेशन है सिजेरियन की, तो अभी सिर्फ अपेंडिसेक्टमी करेंगे. Question number 12. You are in ST5 on call for the labor ward. You are asked to review a primary gravid woman in induced labor at 41 plus 5 days of gestation. She received epidural anesthesia and she is free of pain. She is on an oxytocin drip at 10 unit per minute. The woman has been in the active second stage for 2.5 hours. And on abdominal examination, the head is 0/5 palpable per abdomen. And estimated fetal weight is 4 kg. Cardiotocography is reassuring with 5 uterine contractions in the last 10 minutes. Each lasted for 30 to 40 seconds. Vaginal examination shows left occipital transverse position. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि OT पोजीशन में है, बेबी का वेट भी ज़्यादा है और स्टेशन +2 है विद डिफ्यूज कैपिट ++ डबल पॉजिटिव है एंड मोल्डिंग भी डबल पॉजिटिव है. यू डिसाइड टू डिलीवर बाय द सिजेरियन सेक्शन. व्हाट कैन यू डू टू डिलीवर द बेबी सेफली? अब इसमें भी वही बात है, 1 2 3 ऑप्शन हमने हमेशा याद रखने हैं कि अगर ये होगा तो ये ऑप्ट कर लेंगे, अगर वो नहीं होगा तो फिर हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना है. ये जो है इसमें भी यही सिनेरियो है कि वो कहते हैं सबसे बेस्ट और सेफली डिलीवर करने का बेबी को अगर हम फुल डायलेटेड सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेज लेबर में, दैट इज़ रिवर्स ब्रीच एक्सट्रैक्शन. क्योंकि इसमें रिवर्स ब्रीच एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि आप जो है वो ये कहते हैं कि पुश मैथड या जो फीटल डिसइम्पैक्शन सिस्टम है ये ज़्यादा ट्रॉमा कॉज करता है, ज़्यादा ब्लड लॉस करता है और
उसके कंपैरेटिवली जो अगर रिवर्स ब्लीच करके एक्सट्रैक्ट कर लें बेबी तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें उनमें सेम भी हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और न्यूनेटल आउटकम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाकी अभी जो पुश सिस्टम है, डिसइम्पैक्शन सिस्टम है, वो स्नॉर्कल के नेम से भी एक आता है। उसमें इट्स लाइक बीपी ऑपरेटर्स वाला जो हमारा कफ होता है उसकी तरह ही होता है, और हम वजाइना में प्लेस करके उसको इन्फ्लेट करते हैं तो वो बेबी के हेड ऊपर डिसइम्पैक्ट करवा देता है। वो भी यूज़ हो रहा है। तो आपने देख लेना है कि आपका ऑप्शन क्या है एग्ज़ाम में। और पटवर्धन टेक्निक भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में आजकल आ जाता है, इससे फेमिलियर हो। ये भी एक तरीका होता है जिसमें पहले बेबी के शोल्डर्स डिलीवर करते हैं और फिर आर्म्स डिलीवर करते हैं, फिर और उसके बाद जो है लोअर पार्ट ऑफ द बेबी डिलीवर करके फिर एंड में हेड डिलीवर करते हैं। वो कहते हैं कुछ जो आपके सामने है उसको निकालते जाए ताकि जो कैविटी में एक बेबी जो बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ हुआ होता है वो थोड़ा सा कैविटी में स्पेस बने और बेबी यूट्राइन कैविटी में से डिलीवर हो जाए। Question number 13. 32-year-old woman is on her third pregnancy with 2 previous uncomplicated vaginal deliveries. She presented in labor. She has a twin pregnancy and both babies are in cephalic presentation. The pregnancy has been uncomplicated to date and both twins are above the 50th centile for growth with no discordant growth. The CTG has been normal throughout the labor. The first twin is delivered uneventfully. The second twin is found to be transverse. तो उसमें बस वो यही बताना चाह रहे हैं कि आप ट्रांसवर्स को कैसे डिलीवर करेंगे। हमेशा जब भी ब्रीच आए, जब भी ट्रांसवर्स आए, अगर एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन का ऑप्शन है और बेबी जो है वो अभी 0 से ऊपर है तो हमेशा ECV ही का ऑप्शन कहीं ना कहीं बनता होगा। तो ये एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन बहुत पसंद है CPSP को भी। और बेबी क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल डिस्ट्रेस में नहीं है तो हमने उनको एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन के थ्रू ही डिलीवर करना है, क्योंकि इसका रिपोर्टेड सक्सेस रेट जो है दैट इज़ 60 to 80%। और उसके बाद वो यही बताते हैं कि आप आराम से वेट करें, फीटल हार्ट रेट लें और उसके बाद आप एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन परफॉर्म करें, दोबारा फीटल हार्ट रेट लें और फिर आप सिंटोसिनॉन स्टार्ट कर दें ताकि इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएँ और हेड इंगेज हो जाए। इसमें हमने ये बात का ज़रूर ख्याल करना होता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स का और फीटल डिस्ट्रेस का बहुत रिस्क होता है, और जो है एक्सपीरियंस्ड ज़ाहिर ऑब्स्टेट्रिशियन भी चाहिए। और बाकी ये तो खैर इंडिकेशन फॉर सिजेरियन ये है कि अगर सिग्निफिकेंटली लार्जर है या डिस्ट्रेस में है या नॉन कैफेलिक प्रेजेंटेशन है और आपको लगता है आप नहीं डिलीवर कर सकेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी जो है वो सिजेरियन की बारी आ भी जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर है, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता सेकेंड ट्विन डिलीवर। अब एक आ गया तो दूसरा भी आ ही जाता है मोस्टली। Question number 14. A 38-year-old woman on her third pregnancy presents to the emergency department at 37 weeks of gestation with stabbing pain in the epigastrium that radiates to the back and the left arm. What is the most relevant laboratory marker to be requested? तो इसमें हमारा ऑप्शन हमें पता है कि हम ट्रॉप आई कराते हैं क्योंकि MI एंड ट्रॉप आई दे आर सेम। तो हमें अगर MI देखना है तो ट्रॉप आई हम ज़रूर कराते हैं। तो कार्डियक डिजीज़ रिमेन्स द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ। ये भी एक MCQ है कि वो पूछ लेते हैं कि इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ का मेन कॉज क्या है, तो दैट इज़ कार्डियक डिजीज़। और डायग्नोसिस ऑफ द AMI जो है उसमें वो ये बता रहे हैं कि लो प्रेवलेंस की वजह से ना हम सस्पिशन भी नहीं करते कि पेशेंट जो हमारे पास कंप्लेंट्स के साथ है, हम और चीज़ें सोच रहे होते हैं, प्री एक्लैम्शिया कोई गैस्ट्राइटिस या कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो ECG फर्स्ट लाइन है वो करानी चाहिए, और उसमें हमें पता है कि ECG में ST एलिवेशन आती है। ये भी हमारा एक MCQ है कि MI में हमें क्या नज़र आएगा प्रेग्नेंट औरत में अगर हम ECG कराएंगे। कार्डिक स्पेसिफिक troponin I and TROP-T are the specific biomarkers of choice for diagnosing मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन कंट्रास्ट अदर कार्डिक मार्कर्स जो है वो बस हम जो है वो नहीं कराते क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली रेज हो जाते हैं लेबर में या सिजेरियन सेक्शन में। हमारी यूट्रस जब कटती है या ओपन होती है या लेबर में होती है तो वो ब्लड में उनका लेवल हम नहीं इंटरप्रेट कर सकते। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया।